देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। सियासत से जुड़े लोगों के लिए सियासत प्राथमिकता हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब सियासी विचारधारा से ऊपर इंसानियत होती है। लिहाजा राजनेताओं को भी इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मुंबई में मजदूर फंसे तो एक्टर सोनू सूद ने उनको घर भेजने का जिम्मा उठाया। पिछले 48 घंटे से फिल्म के पर्दे का एक्टर रियल हीरो बना हुआ है, पर जिनके जिम्मे ये काम असल में है, यानी जिन्हें जनता ने चुनकर अपना हीरो बनाया, वो तेरा मेरा में फंसे हुए हैं। ये पॉलिटिकल ड्रामा कोरोना के खतरे के बीच चल रहा है। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो चुका है, मोदी जी की प्लानिंग धराशायी हो चुकी है। जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से जिम्मा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उठाया। उन्होंने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ वार किए, उनके होमवर्क पर सवाल उठाए, देशभक्ति पर तो सवाल खड़े किए ही। जरा सोचिए, कोरोना के समय जब देश बेहाल है, ऐसे वक्त में तुम गलत मैं सही वाली राजनीति कितनी जायज है? राहुल गांधी सच बता रहे हैं या देश को नाहक डरा रहे हैं? सवाल यह भी कि राहुल गांधी ने फरवरी में ही आगाह किया था अपने एक ट्वीट के जरिए कि जो आ रही है वो एक सुनामी है। क्या उन्होंने वो बात कही थी जो दरअसल सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद देश अपनी तैयारियां कर रहा था, बातें नहीं कर रहा था, या वाकई उन्होंने जो चेतावनी तब दी थी उसको अनसुना किया गया? उसके बाद लॉकडाउन पर आते हैं। लॉकडाउन जब शुरू किया गया, उसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि ये लॉकडाउन, ये अप्रैल की बात है, ये लॉकडाउन इकोनॉमी को ले तो नहीं डूबेगा। ये लॉकडाउन तो सिर्फ एक पॉज बटन है। जब तक आपने इस पॉज बटन पर हाथ रखा हुआ है तब तक लोग घर में हैं, बाहर आ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आने शुरू होंगे, केसेस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन में कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया तो संक्रमण के मामले ज्यादा दिखाई देने लगे। एक दिन में 6,000, 6,500 केसेस सामने आने लगे। इस बीच अब लॉकडाउन 5 होगा या नहीं, इस सवाल के पहले राहुल गांधी एक बार फिर नमूदार हुए और उन्होंने ये कहा कि ये लॉकडाउन फेल नहीं है तो और क्या है। दुनिया भर में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां केसेस की तादाद बढ़ रही है और लॉकडाउन में ढिलाई हो रही है, लॉकडाउन हटाने की तरफ देश बढ़ रहा है। क्या लॉकडाउन फेल हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि लॉकडाउन फेल हुआ है। यह उन्होंने तब कहा है जबकि वो जानते हैं कि वो राज्य जो कांग्रेस शासित हैं, उन्होंने तो कई बार मोदी जी के अनाउंसमेंट के पहले लॉकडाउन लगा दिया था। इस सब की गणित समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सरदार आरपी सिंह आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से अपने विचार रखेंगी। हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही हैं, जनता दल यूनाइटेड की। विक्रम यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं। तौसीफ अहमद खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये चल क्या रहा है? क्या ये जरूरी है कि इस वक्त विपक्ष वो करे जो वो कर रहा है, सत्ता पक्ष उस तरीके से जवाब दे जो उसने दिया, या कम से कम इस समय सियासत की उलझन में उलझे बगैर कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए थी? देखिए, डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड।
मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। शुरुआत सत्ता पक्ष के साथ ही करते हैं। सरदार आरपी सिंह, लेकिन लगता है वो अपनी ईपी के साथ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता नहीं मेरी आवाज अभी पहुंच रही है कि नहीं। सरदार आरपी सिंह साहब जब तक तैयार हों, मैं इस बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जी के पास चलता हूं। सुप्रिया जी, लॉकडाउन को लेकर कोई एक बात राहुल क्यों असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं? कोई एक विचार क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि ये ठीक है, ठीक नहीं है, फेल है, या इसके साथ इसकी सीमितताओं के साथ ये सक्सेसफुल हुआ है? कोई एक विचार क्यों नहीं है? दिनेश गौतम जी, सबसे पहले तो नमस्कार और खुशियां आपके शो पर आकर। लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर एक श्रमिक ट्रेन से औरत निकलती है और वो मर जाती है, और उसका 2 साल से भी कम उम्र का बच्चा, ये अनभिज्ञ है, समझ ही नहीं पाया कि उसकी मृत मां पड़ी हुई है, और वो उसको उठाने का प्रयास करता है। अगर इस वीडियो को देखकर और अगर इस दर्दनाक दृश्य को देखकर और इस वेदना को देखकर हमारी अंतरात्मा नहीं झकझोरती है, तो भगवान जाने किसको देख के झकझोरेगी। और मैंने बहुत देर तक उस वीडियो को बार-बार सुप्रिया श्रीनेत जी, इतनी ही अंदर से हम भी आहत हैं मुजफ्फरपुर का वे वीडियो देखकर। और अगर टीवी 9 भारतवर्ष आप देख रही होंगी तो आप ये देख रही होंगी, मैडम, ये बात हम इस पर और टॉपिक इस पर भी डिबेट करेंगे। मैं आपकी इस बात का अंजुम आरा जी से जवाब भी ले लूंगा कि उनका क्या, लेकिन मैडम, क्या हम शुरुआत अपने आज के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं? लॉकडाउन फेल हुआ है, ये कहा है राहुल गांधी ने। बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि ये पॉज बटन है जो दबी हुई है, लेकिन कांग्रेस के ही शासित कई राज्य मोदी जी के अनाउंसमेंट से पहले लगा देते थे लॉकडाउन। इसका क्या मतलब है? राहुल जी ने क्या कहा है? राहुल जी ने ये कहा है कि हम आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। एक बात तो आप भी जानेंगे और मैं भी जानती हूं अच्छी तरीके से कि पिछले दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ। उन लॉकडाउन का प्रभाव क्या हुआ, ये तो हम सरकार से ही पूछ सकते हैं। उसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसका इंटेंडेड आउटकम क्या था, ये हम किससे पूछने जाएंगे? और अगर सरकार से पूछा जा रहा है तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल पूछिए, आपका वो हक है, वो आप बिल्कुल पूछिए। लेकिन आपको सुप्रिया जी क्या लगता है कि लॉकडाउन के अलावा उस समय कोई और चारा था क्या? जब पहला लॉकडाउन हुआ, हमने उसका सहयोग किया। हमने कहा सरकार ने जो भी कदम उठाया है जिसमें सुप्रिया जी, माफी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है। आपकी आवाज और आपकी तस्वीर रुक कर हम तक पहुंच रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि देख लें आप वहां कोई ऐसी जगह है आपके घर में ही जहां सिग्नल्स पूरे आ रहे हो, वहां प्लीज पहुंच जाएं। एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करते हैं, लेकिन आरपी सिंह साहब के पास में चलूंगा। आरपी सिंह साहब, क्या इस सरकार को सवाल पूछे जाने से तकलीफ हो रही है, एक, और क्या इस सरकार को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है? देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, कोई कष्ट नहीं है, और प्रश्न भी पूछें को उसमें भी कष्ट नहीं है, परंतु क्रिटिसिज्म करने का और प्रश्न पूछने का एक समय होता है। आप इस समय जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा है, उस समय आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कल तक आप कहते थे लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन लगा दिया तो लॉकडाउन क्यों लगाया? अब लग गया तो अब आस्ता आस्ता उसका ईज आउट करें, तो बोले क्यों इसको ईज आउट क्यों करो? पहले कहते ईज आउट करना चाहिए। इनके खुद के मुख्यमंत्री, इनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं लॉकडाउन एक्सटेंड करें, सरकार के कई बिना एक्सटेंड कर देते हैं। अपने बारे में बताते नहीं कि महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि हमारी सरकार पे हमारा नहीं, हमारी भागीदारी नहीं, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, फैसला तो सिर्फ उद्धव ठाकरे लेते हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है।
अपनी जवाबदेही है नहीं। मैं असल में राजनीति पढ़ना नहीं चाहता, माफी चाहता हूँ राहुल गांधी जी। सिंह साहब, एक बात उन्होंने कही है, बैठी थी, एक बात उन्होंने कही, मार्मिक दृश्य की एक छोटी बात पूरी कर लूं। हाँ प्लीज। वो मार्मिक दृश्य की बात करी थी, मैं ऐसे 10 मार्मिक दृश्य गिना सकता हूँ सर। फिर वहीं पे मैंने उनको रोका तो अब आपको उसका जिक्र करना जरूरी लग रहा है। सर वक्त हमारे पास उतना ही है ना, हम इस पे अगर जाया कर देंगे तो टॉपिक पर डिस्कशन नहीं हो पाएगा ना। उनको मैंने रोका ना, उनको मैंने रोका। आरपी सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने दिया, क्या वो आपको लॉजिकली सही लगता है? जैसे लॉजिकली का मतलब मैं यहां पर कह रहा हूं 2 धन 2 बराबर 4 जैसे होता है। क्या आपको लगता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि दुनिया में वाहिद ऐसा देश है जहां जब संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है तब लॉकडाउन हटने की तरफ देश बढ़ रहा है और ये लॉकडाउन का फेलियर है? आप इसकी काट बोलिए। देखिए, उनको बोलो अपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे जाकर बात करें एक बार। अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करें एक बार जाकर। वो छत्तीसगढ़ में बात करें, पंजाब में बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, उनके मुख्यमंत्री क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। सिंह साहब, तो असल में क्या कि उनके आपस में तालमेल है नहीं है। पूछूंगा, लेकिन 2 बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केंद्र को असीमित शक्तियां देता है ऐसी किसी आपदा के समय, तो क्या प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र की बन जाती है सर? बिल्कुल है, हम तो जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे। उसी जिम्मेवारी के नाते से जो लॉकडाउन, समझे लॉकडाउन का प्रोसेस क्या था, और दिक्कत है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, आज तक कभी किसको समझ लगा? और समझ आता तो आज जनता उनको चुन लेती ना। जनता ने क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनकी बातें समझ ही नहीं आती, ऊपर से जाती हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, और आज बता दूं, ये लॉकडाउन किया इसलिए गया था कि हम अपनी तैयारी कर सकें। हम जो आपदा आ रही है, जो समस्या खड़ी है, उसकी तैयारी कर सकें, उतने अस्पताल बना सकें, उतनी पीपी किट बना सकें, उतने मास्क बना सकें, उतने डॉक्टरों की तैयारी कर सकें। वो तैयारी में ये समय लगा, और अब जब तैयारी हो गई है तो आस्ता आस्ता हम लॉकडाउन खोल लें ताकि जो आर्थिक गतिविधि है वो भी जारी रहे, और जो तैयारी चाहिए, जो अगर कोई बीमार हो उसकी भी चिंता उतनी कर सके। तो जान के साथ जहान को संभालना है, और ये एक बहुत टाइट रोप वॉक है, और इसमें सिर्फ नुक्स निकाल देना कहीं बैठकर बहुत आसान हो सकता है। अंजू महाराज जी, आपका नजरिया क्या है? राहुल गांधी की बातें आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपको यह लगा कि कोई ऐसी बात है जो बेसुर ताल की है, या आपको लगता है कि कुछ एक बातें उन्होंने कहीं क्योंकि कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर या कांग्रेस ने एफडीआई को लेकर जो बातें कही थी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ सरकार की बातों में वो कहने से हुआ, या अपने आप चल रहा था सरकारी तंत्र में, नहीं मालूम, लेकिन दिखाई दिया? आपको लगता है कुछ एक बातें ऐसी हैं जो वहां से लिए जा सकने लायक हैं, या आपको लगता है कि कंप्लीटली ऐसी बातें थी जिनको खारिज किया जाए? देखिए, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, सच पूछिए संजीदगी से, ये मुल्क उनको सुनता भी नहीं। और दूसरी बात कि ये समझ में भी नहीं किसी को आती कि वो बोल क्या रहे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बिल्कुल, हमारे एक प्रवक्ता भाई ने कहा कि कभी उन्होंने कहा लॉकडाउन होना चाहिए, कभी लॉकडाउन को क्रिटिसिज्म करे, कभी कहते हैं हवाई जहाज क्यों नहीं चल रही, कभी कहते हैं हवाई जहाज आपने क्यों चला दिया, कभी कहते हैं कि दुकानें क्यों बंद है, कभी कहते हैं दुकानें क्यों खोल दिया। तो उनके क्यों का आंसर देने के लिए निश्चित रूप से वो अपोजिशन है, और इस डेमोक्रेसी में इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि वो सवाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सवाल होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं कोरोना संक्रमण काल को लेकर के, और ये बहुत दुख करने वाली बात है। वो इस भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, अशोक गहलोत सरकार के काम की तारीफ की गई थी, तो कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक कामों में लगी हुई है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता? नहीं, कांग्रेस में अशोक गहलोत की बात नहीं कर रही हूं मैं, राहुल गांधी के वक्तव्य के मद्देनजर मैं अपनी बातों को रख रही हूं। अगर वो इस तरह का जो वो बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर हमारे हैं, उनका मनोबल गिरेगा, वो कंफ्यूजन में होंगे, उनको समझ में वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को कि सरकार जो कर रही है, वो जो सरकार कर रही है उसके सकारात्मक स्वरूप दिख रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप इमेजिन करिए कि इस मुल्क के हालात क्या होते, शायद ईश्वर ना करे कि अमेरिका जैसे हालात हो जाते हैं यहाँ पर। तो लॉकडाउन को निश्चित रूप से परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया, बहुत ही स्ट्रांग हमारी केंद्र सरकार के लिया गया वो निर्णय था। प्रथम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम जिस लॉकडाउन को लेकर के राहुल गांधी जी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सवाल रेज कर रहे हैं बेवजह, आप उस चीज को देखें कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
वो दीगर जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों के साथ विमर्श कर करके बहुत ही पारदर्शिता बरतते हुए मशवरा कर करके सारे निर्णय उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रिया श्रीनेश जी, अभी आप जो कह रही हैं वो आवाज नहीं पहुंचेगी, आपकी आवाज म्यूट है क्योंकि अंजू महाराज जी से मेरी बात हो रही है। आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात कहिएगा, बाकी मेहमानों के से भी यही इल्तिजा है मेरी। मैं लेकिन अब शिवसेना का रुख करना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक बात कही उसको लेकर कंफ्यूजन फैला। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार को, और इसके बाद एक बड़ी उथल पुथल सी दिखाई दी। फिर उसमें स्पष्टीकरण आया कि सपोर्ट से मतलब ये था कि हम असल में जिम्मेदारी की भूमिका में नंबर 2 पर आते हैं, 3 पर आते हैं। विक्रम यादव साहब, क्या राहुल गांधी कई बार वो कह जाते हैं जो उनका मतलब नहीं होता? देखिए आज राहुल गांधी कुछ ही बोलते हैं, या आदरणीय शरद पवार जी, उद्धव जी जब मिलते हैं या कुछ भी चीज़ होती है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, कभी कुछ कहा जा रहा है। इस संकट की घड़ी में बल्कि सबको साथ मिल करके इस कोरोना से लड़ना चाहिए, जबकि राजनीति हो रही है। आप मुझे आप किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का आधिकारिक बयान आप बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में अमुक नेता ने ये कहा? देखिए नारायण राणे का बयान आया था, उन्होंने कहा है, नारायण राणे का, उन्होंने इस बात को कहा है। दूसरी बात ये है कि ये आपकी मीडिया से हमने भी सुना है कि ये बात आई है सामने, और ये चीज़ सारी अगर अब ऐसा माहौल ये बनाया जा रहा है कहीं न कहीं इसमें बीजेपी राजनीति कर रही है, तो मेरा यही कहना है कि इस टाइम राजनीति ना की जाए, बल्कि संकट की घड़ी में कोरोना से लड़ा जाए। आप देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वहां पर अपनी भूमिका को प्राथमिक नहीं बताने के पीछे राहुल गांधी का मकसद ये था कि यहाँ जो बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, तो हमारी आप भूमिका को कटघरे में खड़ा मत कीजिए, पहले आप शिवसेना से सवाल पूछिए। बेकाबू कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, और उद्धव जी डिसीजन लेने में सक्षम है, वो अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरा अपना काम कर रही है, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। ये सिर्फ एक माहौल बनाया जाना इस तरीके का, मैं समझता हूँ सरासर गलत है, और इस संकट की घड़ी में सबको कोरोना से लड़ना चाहिए। मैं बीजेपी के अपने इनसे पूछता हूँ, इनके भी इतनी बड़ी पार्टी, इन्होंने क्या किया? नंबर में सबसे आगे नहीं चल रहा है सर, ये माहौल बनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ कमी लग, अगर ये बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जितना काम हुआ है, इतने बेड वहां पे, इतने हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, इतना सारे काम साथ साथ में हो रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बना है, इतनी तेजी से काम हो रहा है। चाहिए लोगों को। ये सब अगर नहीं होते तो कैसे होता? ओपीडी वाली जो कहानी है कि काम का काम मिला 17,000 वो जो है ना विक्रम यादव साहब, आप वो जो एक 17,000 मरीज, विक्रम यादव साहब, एक कहानी आपने भी सुनी होगी, 17,000 मरीज, एक कहानी आपने भी सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि देखो परिणाम तो भगवान के हाथों में है, मेरी दौड़ भाग में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। आप यही कहना चाहते हैं क्या? देखिए आप ये देखिए, वहां पे ओपीडी फ्योर ओपीडी चलाकर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। आप दूसरी जगह पर टेस्टिंग नहीं करोगे, मामले सामने नहीं आएंगे। तो आप उस चीज को भी देखिए, मामले सामने इसलिए आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग हो रही है, काम हो रहा है, और आप ये सब इन चीजों के ऊपर सवाल उठाना, ये मैं समझ रहा हूं कि कहीं की राजनीति, टेस्टिंग अगर एग्रेसिव होगी, ये कहीं की राजनीति हो रही है। सर विक्रम सर, टेस्टिंग अगर एग्रेसिव होगी तो मामले ज्यादा सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4,000 से ज्यादा लोगों पे सर मेरी बात तो सुनिए, लेकिन डेथ रेट ये तय करती है कि आपकी कामयाबी क्या है केसेस को डील करने और टैकल करने में। ये मैं ठीक कह रहा हूं? मैंने आपको बता, हाँ नहीं, आप ये एक चीज देखिए ना कि मैंने आपको अभी अहमदाबाद का उदाहरण दिया। अहमदाबाद में 377 पेशेंट मरे। आप ये बता दीजिए कि लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा या लॉकडाउन फेल हो गया? बद से बदतर। विक्रम यादव साहब, लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा या लॉकडाउन फेल हो गया? मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी के अंदर, अगर ये जनवरी फरवरी के अंदर बाहर की फ्लाइट्स बंद कर दी जाती, लोगों को, प्रवासी जितने भी लोग थे इनको आने टाइम दिया जाता, उसके बाद लॉकडाउन अगर होता तो मैं समझता हूं कि ये कामयाब रहता। अभी वो आप देख रहे हो कि फिर वापस क्यों खोला? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति बन गई थी उसके बाद क्यों खोलना पड़ता है? सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि फ्लाइट्स वगैरह चलने लगी, फ्लाइट्स को वक्त रहते रोका नहीं गया, इसलिए लॉकडाउन लगाने का मतलब ही नहीं था, लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर ये जनवरी फरवरी के अंदर, विक्रम यादव साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना ही नहीं चाहिए था। आरपी सिंह साहब सुन रहे हैं आप? यहाँ पे ये नौबत ही नहीं आती। आपने पहले ही नौबत ही नहीं आती, अगर पहले जनवरी फरवरी के अंदर केसेस को अंदर आने दिया और उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, इसका कोई मतलब नहीं था, विक्रम कह रहे हैं।
आरपी सिंह साहब, मैं पता नहीं इनके दिमाग में कैसे क्या है, मैं बोल रहा हूँ जी, अगर लॉकडाउन की जब पहले केसेस आने शुरू हुए तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया। जब तक दुनिया में कहीं और लॉकडाउन नहीं लगा था जी, किसी और देश में लॉकडाउन नहीं लगा था। हमने जैसे केस निकला वैसे लॉकडाउन लगाया, परंतु तब राहुल गांधी कह रहे थे नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, आज कह रहे लॉकडाउन खोल क्यों दिया, कभी बोलते लॉकडाउन लगा दो। आरपी सिंह साहब, दिक्कत है कि इनकी पार्टी और शिवसेना मिलकर आरपी सिंह साहब, उस समय एक थ्योरी भी दी गई थी 21 दिन का लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ना, और यह भी कहा गया था कि मई में एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब हमारे देश में कोई केस नहीं होगा। अपेरेंटली इस बारे में नीति आयोग ने भी इस बात को एंडोर्स किया था। तो लोग तो लॉकडाउन से उतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं ना। देखिए ये बीमारी ऐसी है, क्या परिस्थिति क्या रंग लेगी। अब महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम कहें कि नहीं महाराष्ट्र, ये बीमारी इस प्रकार की है जिसमें सरकारों को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को मौका दिया गया कि अब अपनी, ये अभी कह रहे थे ना इतने बेड तैयार के लिए, ये सब मौका मिला इनको वो बेड तैयार करने के लिए, वो अरेंजमेंट करने के लिए। और अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया तो इसलिए बढ़ाया गया ताकि वो तैयारी पूरी हो जिस प्रकार का इंतजाम चाहिए। आज देश लॉकडाउन ने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने का मौका दिया। एक पीपी किट नहीं बनती देश में, आज देश, ठीक है, पीपी किट भी बनने लगी। मैंने सोचा आप ये कह रहे हैं कि कुछ और अहम बात आपको कहनी है। आपने जो ये बात कही इसको लेकर मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत आप तैयार रहिएगा। तौसीफ आपके पास आने वाला हूं। सुप्रिया कुछ जोड़ना चाहती हैं? सुप्रिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपसे मतलब अपने गेस्ट से सवाल पूछना चाहती हूँ। आरपी सिंह जी बार बार कह रहे हैं जैसे ही केस आया हमने लॉकडाउन लगा दिया। 31 जनवरी को देश में पहला का कोरोना केस आया था। 11 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके 12 फरवरी को प्रेस में वक्तव्य देके कहा एक महामारी आने वाली है, उसके लिए तैयारी साहब पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। लेकिन ट्रंप इवेंट किया, मुझे बोलने दीजिए। 11 मार्च को WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, महामारी वैश्विक डिक्लेयर कर दी, लेकिन आप 24 तारीख तक क्यों चुप रहे? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, आपको ट्रंप इवेंट कराना था। आप तारीखों पे बात करते हैं, आप आंकड़ों पे बात करते हैं। 2 महीने से आपने पूरे देश को लॉकडाउन में रखा है, गरीबों पर क्या बीत रही है उसके बारे में आपको खोज खबर नहीं है। इसीलिए तो खोल रहे हैं, लेबर के बारे में इसीलिए तो खोल रहे हैं। तो अब लॉकडाउन को अनसक्सेसफुल बताने का क्या मतलब? सुप्रिया जी, कौन से आंकड़ों की बात करते हैं आप? आपने जिस दिन लॉकडाउन लगाया था उससे 525 इन्फेक्शन थे। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, क्या इफेक्ट हुआ आपके लॉकडाउन का, ये जानना चाहते हैं हम लोग। और लोकतंत्र में ठीक है, जवाब भी तो ले लीजिए। सुप्रिया जी वक्त कम है, फिर आपका सवाल ही लंबा हो जाएगा, तो जवाब कब लेंगे? जी आरपी सिंह साहब। सुप्रिया जी ये बता दीजिए कि आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं लॉकडाउन खोलना गलत हुआ गया, आपके अध्यक्ष तो कुछ और कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये पहले स्पष्ट कर लो कि आलू निकलेगा, सोना निकलेगा, क्या निकलेगा? अरे सुनिए पहले आप आराम से, पहले अपने वो बबुआ अध्यक्ष को बोलो, पहले सोच कर बोला करे। वो क्या बोल रहे हैं तो खुद पता नहीं होता। लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन खोल दो, लॉकडाउन मत लगाओ। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं लॉकडाउन लगा दो, वो देश के प्रधानमंत्री के कहे से पहले ही लॉकडाउन बढ़ा देते हैं। अब अपना एक सवाल से कर लो। आप कहते हैं महाराष्ट्र की सरकार में आपका कुछ वास्ता नहीं है, आपका महाराष्ट्र पे कंट्रोल नहीं है। आज और क्या बात करने जा रहे हो? आज आपका महाराष्ट्र के अंदर कंट्रोल नहीं है, आप कहते हैं आपने हाथ जोड़िए। आपके बबुआ ने हाथ जोड़िए महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश की सरकार आप हिस्सेदार हैं महाराष्ट्र के नहीं है, आप महाराष्ट्र की सरकार में आप हिस्सेदार है ये नहीं है। अरे आज की बात करो, आप महाराष्ट्र की सरकार में हिस्सेदार हो या नहीं हो? आप महाराष्ट्र की जिम्मेवारी आपकी है या नहीं है? महाराष्ट्र में आपकी जिम्मेवारी है या नहीं है? आप अगर सुप्रिया जी आपने सवाल पूछा था आप उसमें जवाब ले लेती और उसके बाद अपने पॉइंट्स को महाराष्ट्र में आपकी सरकार है बाद में कहती तो मैं सुन पाता। कुछ एक चीजें मैं समझ पाया, मेरे दर्शक भी समझ पाए होंगे, और कुछ एक चीजें वो भी नहीं समझ पाए होंगे। आप दोनों एक साथ बोल रहे थे। सुप्रिया जी आपने क्योंकि सवाल पूछा था तो जवाब ले लेती उसके बाद अपनी बात कहती है। लेकिन मैं तौसीफ के पास जाऊंगा। तौसीफ, आपका नजरिया क्या है? क्या लॉकडाउन गैर जरूरी था? क्या लॉकडाउन फेल हो गया है? तौसीफ की आवाज दीजिए प्लीज। तौसीफ आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको दुरुस्त कराता हूं। लेकिन तब तक मैं जाता हूं जो आपने सुप्रिया जी शुरुआत में बात कही थी उसको लेकर मैं अंजुम आरा जी के पास जाता हूं। अंजुम आरा जी, अव्यवस्था का एक माहौल दिखाई दिया।
ये दिखाई दिया, कोई एक बात उसकी प्लानिंग आप करते हैं, ये बात ठीक है कि ये त्रासदी जो है ये पहली बार इसका अनुभव है, 100 साल बाद इस तरह का कोई खतरा हमारे सामने आया है, लेकिन फिर वहीं आपके कौशल की, वहीं आपके रणनीतिक कौशल की जरूरत होती है और वही सरकार कामयाब कहलाती है जो उसको ढंग से प्लान करे और ढंग से एग्जीक्यूट करे। क्या सुप्रिया श्रीनेश जी मुजफ्फरपुर वाला जो वाकया कह रही हैं, क्या वो अंदर तक हिला देने वाला नहीं है? एक माँ जिसकी मौत हो चुकी है, उसके ऊपर ढके हुए कंबल से उसका बच्चा बगल में खेल रहा है, इससे ज्यादा त्रासद क्या हो सकता है? अंजू महाराज जी को भी मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? अंजू महाराज जी आवाज आ रही है आपको? अंजू महाराज जी की आवाज चेक कीजिए। मेरे दो मेहमानों को मेरी आवाज वक्त पर नहीं गई, प्लीज इसको दुरुस्त कीजिए। तौसीफ अहमद खान साहब, आपके पास लॉकडाउन पर नजरिया। अभी भी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन विक्रम जी आपको इस बात, हाँ अभी आवाज आ रही है। तौसीफ आपकी आवाज आ रही है। देखिए लॉकडाउन फेल इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को आने दिया, ट्रंप के साथ इतने सारे मेहमानों को आने दिया और लाखों की नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले ही हालात वो बन गए थे जिसके बाद लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था, आप ये कह रहे हैं? उसके नहीं, लॉकडाउन तो जरूरी था। तो ये तो पहले की बातें है ना, ट्रंप को आने दिया, ये तो पहले की बात है ना। उसके बाद लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था? नहीं आने देना चाहिए था ना। गुजरात मैं कह रहा हूं लॉकडाउन जब से लगा और आज तक ये सक्सेसफुल है या नहीं है? संक्रमण के केसेस कहा जा रहा है कि वो कई गुना ज्यादा हो सकते थे, उनको हमने यहां चेक किया। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? गुजरात गवर्नमेंट ने एफिडेविट में लिख करके कहा है कि 65 रुपए का N95 मास्क उन्होंने 49 रुपए 61 पैसे में बेचा है, 31% का प्रॉफिट करके बेचा है। तो ये तो गवर्नमेंट पैसा कमाने में लगी हुई थी। गवर्नमेंट का ध्यान अगर होता कि लोगों को रोकना है, हमको संक्रमण को रोकना है, आज गुजरात हाईकोर्ट का रिमार्क है कि सिंकिंग टाइटैनिक की तरह हाल हो गया है गुजरात का। लोग उस पर क्यों नहीं बात करते? इस पे अलग से बात करें क्या? इस पे अलग से बात करें कि मुनाफाखोरी की गई कोविड के दौरान, उस समय भी मुनाफाखोरी की गई, इस पे बात कर लेंगे हम। लॉकडाउन अनसक्सेसफुल रहा क्या, मैं आपसे ये समझ रहा हूं। लॉकडाउन तो देखिए, लॉकडाउन मैंने आपको बता दिया अनसक्सेसफुल रहा। अब हम उसको क्या तो वेस्ट बंगाल इसको बढ़ाते जाने के पक्ष में क्यों था? जब भी ये कहा गया तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल सामने आकर ये क्यों बोलता नजर आया कि हाँ बढ़ाइए लॉकडाउन? वेस्ट बंगाल ने बहुत पहले ही कहा है कि ये ट्रंप इवेंट नहीं होना चाहिए था। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना। ट्रंप इवेंट और उससे पहले की बातों पर चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। तौसीफ साहब, आपसे भी चर्चा हुई है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं, लॉकडाउन जरूरी था या नहीं किसी भी सूरत में, और अब भी इसकी जरूरत है या नहीं? क्या इसको अनसक्सेसफुल कहा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन डेट्रीमेंटल था, काउंटर प्रोडक्टिव था? मैंने तो बिल्कुल कहा स्पष्ट तरीके से कि लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन किया गया, लेकिन लॉकडाउन फेल को हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप इवेंट हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का इवेंट हुआ, ये सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, मुनाफाखोरी की वजह से लॉकडाउन नुकसान हो गया। आप ये बोलिए कि इस दौरान कई गैर जिम्मेदारियां हुई, तबलीगी जमात का मसला हुआ, नमस्ते ट्रंप वाली बात जो हुई है। एक सेकंड तौसीफ साहब, ये देखिए बात मैं इसलिए आप कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जवाब इसलिए दे देता हूं ताकि थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स इस मामले में आप समझेंगे कि हाँ ठीक कह रहा हूं मैं। 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है सर, अगर किसी को संक्रमण हो गया है। मैं ठीक कह रहा हूं? आप तो जानते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं तो, हाँ तो फिर संक्रमण सर नहीं तो ये नमस्ते ट्रंप कब हुआ था सर? नमस्ते ट्रंप तब हुआ था जब ऑलरेडी देश में मैं लॉकडाउन की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए गैर जरूरी फैक्टर्स को इसमें न डालें सर। मैं आपसे ये, आपने एक बात लेकिन स्वीकारी कि लॉकडाउन जरूरी था, और वो आपके स्वीकारने से नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल आके खुद उस बात को मान रहा है, मांग रहा है लॉकडाउन अपने लिए, तो ये स्थापित करता है कि लॉकडाउन जरूरी था। मीन में एक सियासत में निकालिए, बताइए कि केंद्र सरकार कहां गलत हो गई, वो भी बताएंगे कि आप लोगों ने वेस्ट बंगाल में कहां गलती की, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि गैर जरूरी सियासत मत कीजिए। आरपी सिंह साहब, आपके पास मैं एक बार फिर आऊंगा। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के समय केंद्र को मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए
ये जो लॉकडाउन है इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता था, जिसमें गुंजाइश रह गई? देखिए, कभी भी कोई चीज़ में ये को पूरी हो सकी या उस पर पूरी अचीवमेंट हो जाए, पर इसमें कोई शक नहीं है अगर लॉकडाउन नहीं होता, इन्हीं के जो खास पत्रकार या मीडिया हाउसेज हैं वो कह रहे थे कि देश के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग मरेंगे इनके हिसाब से, और इन्हीं के हिसाब से लोग कह रहे थे कि 12 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे, इन्हीं के लोग कह रहे थे। असल में दिक्कत यह है कि इनके खुद समझ में नहीं आ रहा। इनसे पूछो इन्होंने जमातियों को क्यों सपोर्ट किया, इनके मस्जिदों में क्यों नमाज पढ़ते रहे लोग, वहाँ पे मस्जिद में लोग क्यों इकट्ठे होते रहे। मैं इसको बनाना नहीं चाहता था, परंतु अफसोस ये है कि जिन पार्टियों ने जमातियों को सपोर्ट किया आज जो लॉकडाउन के विरोध में बात कर रही है, उनसे जो पूछना है मैं पूछ चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समय में क्या आपको ये दिखाई नहीं दिया कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्वागत में, मसलन सिंधिया जी ने जब पार्टी ज्वाइन की उसके बाद उनके स्वागत में कितने लोग उमड़े? क्या वो कोरोना का समय नहीं था? क्या इस बारे में कोई दो राय हो सकती है कि सरकार बनने और उसके बाद की खुशी में मशगूल कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे के साथ थे? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है सर? और आप इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सक्सेस हुआ या नहीं, इसको लेकर कोई भी कह सकता है कि और बढ़िया हो सकता था, गुंजाइश हो सकती है। ये तो बहुत बेयर मिनिमम चीजें थी, इनको तो रोका ही जा सकता था सर। शराब की दुकानें खोलने के समय क्या ये गाइडलाइन जारी की जा सकती थी राज्यों को कि आप शराब अगर देंगे भी तो घर पहुंच डिलीवरी कराइएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा कि लोग वहां पे लाइन में एक दूसरे से जूझने लगे? क्या ये तय नहीं किया जा सकता था सर? मैं बिल्कुल मानता हूं कि और अच्छा किया जा सकता था, मैं इसमें मना नहीं करता। और जहां तक लोगों का इकट्ठा होना और लॉकडाउन की नियमों को तोड़ना, जहाँ सारे वो आज तक भी हो रहा है और अलग अलग पार्टियों के माध्यम से हो रहा है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं या हमारे नेता क्या कर रहे हैं, परंतु जो विषय है वो ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो आज देश के अंदर संक्रमण की हालत बहुत ज्यादा खराब होती। नहीं तो दो बातें सर, पहले ये कहा गया था आरपी सिंह साहब, इस सवाल के साथ में ये तय होगा कि लॉकडाउन कितना सख्त। आपने दो बातें कही कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने के लिए वक्त चाहिए था, लॉकडाउन ने उसका समय दिया। संक्रमण को लेकर क्या हुआ? लेकिन संक्रमण पहले के मुकाबले बढ़ा है, ऐसे में लॉकडाउन को और सख्ती से आगे भी जारी रहना चाहिए या अब लॉकडाउन में ढील मिलनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक कंसर्न है? देखिए, आप ये भी देखिए, जहां कह रहे हैं कि केसेस बढ़े हुए हैं, ये भी हो रहा है कि केसेस क्योर भी हो रहे हैं। आज लगभग 46% केसेस क्योर भी हो गए हैं, तो इसलिए हमारी तैयारी है, इसलिए क्योर हो पा रहे हैं केसेस। तो इसलिए कहना कि लॉकडाउन फेल हो गया, जब लॉकडाउन में तैयारी पूरी थी, ये ठीक नहीं है। चलिए, सुप्रिया श्रीनेत इस पर कुछ कहना चाह रही हैं। सुप्रिया जी। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ कि जब हम संक्रमण की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि इसी सरकार के हेल्थ मंत्री ने पार्लियामेंट की फ्लोर पर खड़े होकर कहा था गर्मी आएगी सब ठीक हो जाएगा। 46 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, 6,600 नए केसेस आए हैं कल, और ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण तो एक चीज है, पर दिनेश गौतम जी आप ये भी याद रखिए और इस पर भी विचार हमें करना पड़ेगा कि इसका जो कोलैटरल डैमेज हुआ है इकोनॉमी पर, इसकी सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ी है? मध्यम वर्ग और अमीरों पे नहीं पड़ी है, सरकार के नुमाइंदों पर नहीं पड़ी है, वो गरीबों पर और प्रवासी भारतीयों पर पड़ी है, प्रवासी श्रमिकों पर पड़ी है, जिनके बारे में सरकार ने 40 दिन तक तो ये कोलेटरल डैमेज रोका जा सकता था ना। कांग्रेस शासित राज्य ये कह देते कि हम अपने यहाँ नहीं लगाना चाहते लॉकडाउन। पंजाब सबसे पहले आया था, राजस्थान सबसे पहले आया था। गाइडलाइंस थी ना, शायद आपको ये अंदाजा नहीं है। जब एनडीए में गाइडलाइंस होती हैं, द सेंटर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर स्टेट्स। और आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि आप बार-बार स्टेट्स को कोट कर रहे हैं, ये मैं भी जानता हूं और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है, इसका हवाला मैंने इसी कार्यक्रम में दिया और आपने सुना और उसका हवाला आप दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी, क्या केंद्र सरकार ने बावजूद उसके राज्यों से उनके मशवरे नहीं लिए, और क्या अधिकांश ने जो डिमांड जैसी की, क्या वैसे का वैसा उनके सामने रख नहीं दिया गया? ठीक है, आप ऐसा कीजिए, गाइडलाइंस देने के बाद उनके ऊपर नहीं छोड़ा गया? मुझे बहुत खुशी है कि आपने राज्यों के इतने उदाहरण देने के बाद ये सवाल मुझसे पूछा, और मैं बीजेपी और जेडीयू और यहाँ पर सेना के भी क्योंकि हैं और टीएमसी से भी बैठे हुए हैं, मैं सबके सामने ये बात कहूंगी कि राज्य आफ्टर राज्य, स्टेट आफ्टर स्टेट ने ये बोला हमें पैसे मुहैया कराइए।
आप एक बात याद रखिए, मेरी अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि रही है और मैं ये समझती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंड रेजिंग एबिलिटी होती है वो स्टेट से कई गुना ज्यादा होती है। स्टेट्स के बारे में तो विशेषज्ञों का ये कहना है अगर वो 8-9%, 10% पे फंड उठाने लगेंगे तो वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और उन्होंने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सिर्फ कांग्रेस शासित ने नहीं, तो फिर क्योंकि आपका इकोनॉमिक सूझबूझ आपकी अच्छी है सुप्रिया जी, तो फिर केवल छत्तीसगढ़ में ये न्याय योजना वाली बात क्यों हुई? बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो जाती। अरे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अगर कुछ बढ़ के किया तो ये गलत कर दिया। नहीं किया, बाकी जगहों पे भी कम से कम जहां कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सीमित भूमिका है महाराष्ट्र में, लेकिन पंजाब में तो सीमित भूमिका नहीं है, राजस्थान में तो सीमित भूमिका नहीं है। मेरा ये सवाल उठाएंगे कि सरकार ने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, ये बताइए आप मुझे। एक जगह अगर आपको लगता है कि आपने घाव में मरहम लगाया है तो बाकी जगहों पे मरहम क्यों नहीं लगा रहे? आप भेदभाव नहीं कर रही है राज्यों के साथ। छत्तीसगढ़ ज्यादा दुलारा है क्या? बाकी जहां पर आप शासन कर रहे हैं वो आपको प्यारा नहीं है? भाजपा ने वो मरहम क्यों नहीं लगा दिया? भाजपा ने वो मरहम क्यों नहीं लगाया क्षेत्रों में? राज्यों की बात आप कर रही हैं ना, आपने कोलेटरल डैमेज की बात की। मेरे दो सवाल थे कि लॉकडाउन आप बच सकती थी लॉकडाउन से, और दूसरे न्याय योजना जैसा बाकी राज्यों में आप लगा देती। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर समझ की कमी है, क्योंकि स्टेट्स के फाइनेंसेस की जिसको समझ होगी वो समझेगा कि कौन सी स्टेट ये कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है। भाजपा शासित प्रदेशों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से चिट्ठी लिख लिख कर कहा है हमारे जीएसटी के पैसे मुहैया करा दीजिए, हमारे लिए फंड रेज कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं। गुजरात आज नंबर 2 पे पहुंच गया है मृत्यु दर। मैडम मैं आप देखिए, मेरे को इस बात का गुमान भी नहीं है और मैं बहुत ईमानदारी से यह स्वीकारता हूं कि हर दिन जिस विषय पर मुझको बात करनी होती है तो कितनी भी समझ उसके बारे में हो, उसके बारे में लोगों से, जानकारों से बात करता हूं, रिपोर्टर से बात करता हूं, पढ़ाई लिखाई करता हूं और उसके बाद यहां बैठता हूं। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ किन मामलों में ऐसा अनोखा है जहां पर आप न्याय योजना लागू कर सकती हैं, बाकी जगहों पर आप नहीं कर सकती? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अगर कोई पहल करी है तो क्या हम उनको? अब आप बच रही हैं सवाल से। आपने पहले कह दिया कि समझ विस्तृत होनी चाहिए, आपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हवाला भी दिया। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप समझाइए, दर्शक भी लाभान्वित होंगे, तब आप किनारा खोज रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, विक्रम जी के पास मैं जाता हूं। विक्रम जी, आपने ये बात कही कि लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आपने देखा कि बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी लॉकडाउन बढ़ाते जाने के पक्ष में हमेशा रहा है। क्या विक्रम जी को मेरी आवाज जा रही है? सिग्नल उनका दुरुस्त है? तौसीफ का सिग्नल दुरुस्त कीजिए क्योंकि अगला सवाल उनसे होगा। विक्रम जी, अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक चीज और, आपने ये हवाला भी दिया कि आपके यहाँ पे पहले के मुकाबले रिकवरी रेट पहले से बेहतर हो गया है, ज्यादा लोग ठीक होकर जा रहे हैं और डेथ रेट में सख्त कमी आई है। केवल एक किसी नेता के कह देने पर आपको ये क्यों लगने लगता है कि अब तो हमारी कुर्सी गई? आप लोग इतने वल्नरेबल और इतने अंदर से घबराए हुए हैं क्या? नहीं, कुर्सी जाने का सवाल नहीं, हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा कुर्सी गई, ऐसा तो किसी ने हमारी तरफ से किसी ने बयान ही नहीं दिया। नहीं, आपकी हरकतों से लग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने राणे जी के स्टेटमेंट का भी हवाला दे दिया। किसी ने नहीं कहा है ये। नहीं, ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनको इस संकट की घड़ी में सबको साथ रह के कहीं कोई कमी है उसको बताना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के भी 105 एमएलए चलाने के लिए यहाँ रेल मंत्री आपसे लिस्ट मांगते रहते हैं, आप लोग कहते हैं हमने लिस्ट दे दी है। और अब ये समझ में नहीं आता जो लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे लिस्ट मांगने वाला झूठ बोल रहा है या लिस्ट दे चुके हैं ये कहने वाला झूठ बोल रहा है। कोरोना के समय भी आप लोग ये कर रहे हो सर? दिनेश जी कुछ नहीं है, दिनेश जी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। इस लॉकडाउन के पीछे न कोई ठोस योजना थी, न कोई इसके पीछे कोई सही काम, मतलब कोई ऐसा योजना बनाई जिससे कि लॉकडाउन ये सक्सेस होता। आप देखेंगे कि इन जमातियों ने, तबलीगी जमात वालों ने कितने दिन तक इन्होंने पूरे देश के अंदर फैलाया, उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मौलाना साद आज तक भागा हुआ है, उसको ये पकड़ नहीं पाए। ये दाऊद और आफिस सईद को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मौलाना साद को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। क्या आप समझ सकते हो कि बिना राजनीतिक संरक्षण के और मौलाना साद को इतने बढ़िया हमारे तमाम सियासतदान हैं और इतनी रंग बिरंगी छटा है हमारे देश में कि ये सब कब नहीं होता रहा हमारे यहाँ देश में कि ये घटना हुई, अमुक हुई, इसके लिए वो जिम्मेदार है। आप देखो, आपकी भूमिका थी, आपको रोकना चाहिए था। ये हमने हमेशा देखा है, लेकिन कम से कम इस समय तो रुके हम। अगर देश का प्रधानमंत्री कोशिश कर रहा है लॉकडाउन अनाउंस करके कि यहां संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को
खड़ा करने के लिए मौका मिल सके, तो इसके लिए कम से कम खारिज तो नहीं करना चाहिए ना उसको। तबलीगी जमात ने कहां पे सोशल डिस्टेंसिंग रखी? पूरे देश के अंदर वो फैले, तबलीगी जमात वाले पूरे देश के अंदर फैले, तो इन लोगों का क्या? और वो भी दिल्ली के अंदर बैठ करके ये सब सारी चीजें चल रही थी और उस चीज का पता नहीं लगा पाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे देश के अंदर ये जो जितना कोरोना जो फैला है उसका ये मेन कारण है। और आज भी आप देख रहे हो कि मौलाना साद को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या ये आप मान सकता है कि कोई भी आदमी की बिना राजनीतिक संरक्षण के और वो छुपा हुआ हो? तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। तो इन चीजों के ऊपर अगर सरकार गंभीरता से लेती तो मैं समझता हूं कि इतने मामले नहीं बढ़ते। अभी जैसे सवाल उठाना दूसरे महाराष्ट्र के ऊपर खाली सवाल सिर्फ सरकार को घेरने की एक कोशिश की जा रही है। जितने काम वहां पे हो रहे हैं, किसी को ले जाकर के वहां पे जाके दौरे करके देखिए कितना काम वहां पे हो रहे हैं। अगर वहां पे पेशेंट बढ़ रहे हैं तो बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पे सारी सुविधा भी बढ़ाई जा रही है, तो काम वहां पे हो रहा है। लेकिन उसको अगर ये बताया जाए कि भाई विफलता है वहां पे, तो ये कहीं न कहीं पूरी राजनीति हो रही है। राजनीति। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां की मशीनरी को जैसे काम करना चाहिए था वैसे नहीं कर रही है, तो उस रोशनी में क्योंकि इसको मुंहतोड़ जवाब देना है इस बात को, इसलिए ये कहा जाना भी ठीक है कि लॉकडाउन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वो उसका कोई नतीजा हाथ में नहीं आया और वो अनसक्सेसफुल है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने कहीं पे भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई, इसके पीछे कोई योजना नहीं बनाई। जो भी हमारे प्रवासी मजदूर थे, जब आप ये कहते हैं कोई योजना नहीं बनाई, कोई गंभीरता नहीं दिखाई, आप महाराष्ट्र के लिए तो ये प्ली ले लेते हैं कि ये आपदा का पहली बार इस तरह का अनुभव है। ये महाराष्ट्र में आपको ये बात आपको सेफ्टी शील्ड लगती है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो आप उसको कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देने के मूड में नहीं है। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि पहली बार इस तरह की आपदा आई थी और उनके पास भी कुछ उनके साथ भी कंसिडरेट होना चाहिए। उनको आप कोई कह के खारिज करते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किसी को कंसीडर नहीं किया, प्रवासी श्रमिकों के मामले में कोई काम नहीं। ये कोई वर्ड जो है सर, ये लगाने के पहले कुछ सोचा तो जाए। लेकिन अंजुम आरा जी के पास मैं चलूंगा। अंजुम आरा जी, एक बात अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने कही थी, और क्योंकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, क्या मुजफ्फरपुर की तस्वीर को किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में कि हमने बड़ी कोशिशें की, क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, एक चीज तो आप इस चीज को बार बार देखेंगे कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो विपक्ष उसको तोड़ मरोड़ करके एक भ्रामक और झूठा सीन बना करके और बयान दे करके एक बहुत ही खराब माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस मुजफ्फरपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं, तो ये आपको जानकारी होगी कि उस महिला के वो मृतक की जो महिला थी, उसके परिजनों ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रेलवे के कारण या फिर किसी जो कहा जाए व्यवस्था जो होती है उसके कारण उनकी मौत नहीं हुई है, दूसरे किन्हीं वजहों से हो सकती है, वो एक जांच का विषय है। लेकिन अगर सुप्रिया जी या अगर कोई कांग्रेस पार्टी इस जो घटना महिला की मौत हुई है उस घटना को अगर रेलवे की अव्यवस्था या फिर किसी तरह की सुविधा न मुहैया कराने से अंजुम आरा जी, तो ये निश्चित रूप से अंजुम आरा जी, पहले तो ये बेचारे श्रमिक अपनी जगहों से निकलकर इनको घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था वक्त पर दिखाई नहीं दी, पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। इनके अंदर उतना आश्वासन नहीं आ पाया कि आप कह रहे हैं लॉकडाउन में जहां हो वहीं रहो, आपको सारी चीजें मुहैया होंगी। उनको खाना देने के नाम पर भी लोगों ने अपनी सेल्फियां ज्यादा डाली हैं। उनको खाना कितना खिलाया है, अगर खिलाया होता तो वहां से वो नहीं जाते। उसके बाद जब वो वहां किसी तरह नहीं, एक सेकंड अंजुम आरा जी, बिहार के क्वारंटाइन सेंटर्स की हमने तस्वीरें देखी हैं। क्वारंटाइन सेंटर में कांजी हाउस में जिस तरीके से जानवर रखे जाते हैं ना, उससे भी बदतर हालत में वहां पर लोगों को रखा गया है। कई जगहों पर तो वहां विषैले कीड़े उनको काट गए, गर्मी में पंखा नहीं लगा हुआ कई जगहों पर जहां क्वारंटाइन हाउस बनाए हुए हैं, और वो हालत है कि कोरोना तो शायद ही कोई मरता, लेकिन वहां जी गया। ये बात हैरान है। ये आपको लगता है कि लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बाकी मुकम्मल तैयारियां भी करनी थी? क्या उन मुकम्मल तैयारियों के हिसाब से कमियां रह गई हैं? जी, अब मैं जवाब दे दूं आपकी बातों का। प्लीज। बिहार पहला वो स्टेट है जो लॉकडाउन के नियमों में संशोधन के लिए जब भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से
जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्रियों की वार्तालाप हुई, तो पहला ये स्टेट है, पहले चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों में संशोधन की पेशकश की। नीतीश कुमार जी पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो प्रवासियों की चिंता उन्होंने किया और केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने के लिए, ताकि प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जाए, इसकी उन्होंने आग्रह किया, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। और इस स्वीकार के कारण मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ बिहार बल्कि देश के जितने भी राज्य थे, सभी राज्यों के प्रवासियों का मार्ग प्रशस्त हुआ कि वो अपने गृह राज्य में जा सके। रही बात क्वारंटाइन सेंटर की, इस चीज की प्रशंसा देश ने किया है कि बिहार ने जो प्रखंड लेवल पे, देश में ये पहला स्टेट है जिसने प्रखंड लेवल पे क्वारंटीन करने की व्यवस्था किया। ना सिर्फ प्रखंड लेवल पे बल्कि पंचायत स्तरों पे हमने क्वारंटीन की व्यवस्था की है। और कभी मौका मिले तो आप जा करके देखें। मैं नहीं जानती हूं कि कहां से ये खबरें हैं आपके, हम लोग भी जा रहे क्वारंटाइन सेंटर पे, उन लोगों को वेलकम किट दिया जाता है, उस किट में सारी चीजें होती है। मैडम वो तस्वीर भी आपकी जानकारी में नहीं आई अंजू महाराज जी, वो तस्वीर भी आपकी जानकारी में नहीं आई जहां एक पुलिस वाला क्वारंटाइन सेंटर में उनकी शिकायत पर ये कह रहा था गाली देते हुए तो वीडियो बना रहा है, वो भी नहीं देखा आपने, वो गाली भी नहीं सुनी आपने? मैं बिल्कुल मैं किसी नहीं, जो चीज नहीं सुनी है हमने ना, सुनी है हमने। एक चीज मैं बता दूं कि चीजें इतनी तेजी से, मतलब सारी चीजें हुई हैं कि मैं ये हर और वो डांस देखा है मैडम, क्वारंटाइन सेंटर वाला डांस? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई भी हो रही है ना। अगर एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे कानून का राज है, यहाँ पे नियम का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति को करने की इजाजत नहीं। अगर किसी दुस्साहस किया है तो उसी साहस के साथ यहाँ का शासन प्रशासन कोरोना से निपटना है तो हमारी व्यवस्था को, हमारी सतर्कता को और हमारी संजीदगी को अंजू महाराज जी कोरोना से 10 कदम आगे रहकर टैकल करना पड़ेगा। अगर कोरोना के समय जो हमने तय किया है उसमें हम लकीर पीटेंगे, बाद में कार्रवाई की बात करेंगे, तो फिर लकीर पीटते रहेंगे। जी सरदार आरपी सिंह साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले सुप्रिया जी को सुन लूं, क्योंकि फिर मैं वही एक आग्रह मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से, एक आग्रह मैं जरूर चैनल के माध्यम से करूंगी बिहार के संदर्भ में, कि जहां तक महाराष्ट्र की बात है, हमारे वहां पे प्रवासी श्रमिक वहां पे है, हमारी सरकार आग्रह कर रही है, 145 ट्रेनें महाराष्ट्र के स्टेशन पे खड़ी रही, वहां की सरकार प्रवासियों को स्टेशन तक लाना सुनिश्चित नहीं कराया। मैं गुजारिश करूंगी, करबद्ध निवेदन करूंगी वहां की सरकार से, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा दायित्व, मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं, मैं सेकंड कैटेगरी में वहां पे हूं, तो आपके वजूद से वहां की सरकार है, मत भूलिए कि आपकी कितनी बड़ी ताकत है। तो थोड़ी सी संजीदगी कांग्रेस जरूर दिखाए उन प्रवासी मजदूरों को जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। 145 ट्रेनें रेलवे महाराष्ट्र आपको एक बात पता होगी कि इसी सियासत को देखते हुए रेलवे ने यह तय किया था कि उसके अपने अधिकारी नोडल ऑफिसर्स बनेंगे अलग अलग स्टेट में। और अब ये जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है जहां से वो प्रवासी मजदूर चलेंगे सिर्फ वही ट्रेन के लिए डिमांड करे या व्यवस्था करे। आप लोग ट्रेन डिमांड करके वहां भेज सकते हैं और आपके जो लोग हैं नोडल ऑफिसर से बात करके उनको लाया जा सकता है। बिल्कुल स्टेशन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना तो राज्य का काम है ना, रजिस्ट्रेशन कराना राज्य का काम है ना। ये वहां का जो लोकल कन्वेंस है वो तो राज्य की ड्यूटी है ये ना। मैं उम्मीद करता हूं कि यादव साहब सुन रहे होंगे, विक्रम यादव साहब, और आपकी इस बात पर गौर फरमाएंगे। विक्रम यादव साहब, कुछ आश्वासन दे सकते हैं आप इस वक्त इस चर्चा के दौरान TV9 भारतवर्ष पर? देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम शुरू किया था। वहाँ पे कितने राहत केंद्र बनाए गए थे, उनको रहने खाने पीने की सारी सुविधा। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर कहीं, जैसे बिहार से या कहीं से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, सबने देखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कहीं पे भी ऐसा कोई वीडियो आया हो जहाँ पे पब्लिक इस तरीके से खाने पीने के लिए परेशान हो या किसी और सुविधा के लिए परेशान हो। तो ये पूरा मतलब ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है आपसे मैंने सवाल कुछ किया था, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। वो महाराष्ट्र नहीं था क्या जहां लोग जमा हो गए थे और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था कि उनको पता चला था कि ट्रेन आज से खुलने वाली है? वो महाराष्ट्र के लोग नहीं रहे क्या जो अलग अलग ट्रकों से अलग अलग राज्यों में जानवरों की तरह भरकर गए हैं? आप कितने दिन से, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, अंजू महाराज जी ने एक समस्या रखी, समस्या पे बात कीजिए, उसका कोई आश्वासन दे सकते हैं तो ठीक है, वरना सुप्रिया जी के पास जा रहा हूं। कितने दिन से वहां पे सब भेजा जा रहा था? एक दिन का आप बता रहे हैं, वो भी ट्रेनें मांगी कितनी गई थी, कब मांगी गई थी, कब भेज दी गई, वो एक जो है वो उस चीज के ऊपर सारा ये जो अफरा तफरी हुई है उस चीज के ऊपर हुई है। सुप्रिया जी
आपकी बात। मेरा ऑडियो डाउन कीजिए, खांसी आ रही है। जब इस तरह का डिबेट होता है तो संजीदगी से बातों को सुनना चाहिए और जहां पर आश्वासन हो देना चाहिए। आपने एक सवाल पहले पूछा था, उसको थोड़ा सा बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। आपने कहा था किस औपचारिक व्यक्ति ने ये बात कही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये बात नारायण राणे जी ने सिर्फ कही ही नहीं है, वो जाके गवर्नर से, कोश्यारी जी से मिल भी आए हैं, उनको एक वक्तव्य भी दे आए हैं कि इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हर सरकार के खिलाफ ये कदम उठाया जाना चाहिए? क्या गुजरात में भी यही राजनीति चलने लगेगी? अरे लोकतांत्रिक रूप से चढ़ी हुई सरकारें हैं ये, इनको चलने दीजिए। दूसरी बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूंगी, अंजुम जी बिहार को बहुत बड़ा सुशासन का मॉडल बता रही है। वही सुशासन बाबू जब हमारे यहाँ कोटा के लोग वहां पे फंसे हुए थे बच्चे राजस्थान में, तो बिहार से नीतीश कुमार जी उन्होंने लाना मना कर दिया था, लेकिन इनके एक एमएलए अपनी लड़की को गाड़ी से लेकर वापस आ गए थे। तब अंजुम आर्या जी सुशासन कहाँ चला गया था? कर्नाटक में जहां पे भाजपा की सरकार, आपकी बात का जवाब दे रही हैं वो, आंसर देना चाहिए। कार्रवाई हुई और आपकी जिस राजस्थान सरकार की बात करें, आपकी जमीन मर गई थी। 1 करोड़ रुपया सरकार ने, राजस्थान सरकार ने लेने का काम किया, जमीन आपकी खत्म हो गई थी। जिस सुशासन बाबू की बात करें, हमने प्रमाणित किया है, हमने कार्रवाई किया है, हमने कार्रवाई किया है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है बिहार में सुशासन को लेकर के। हम यहाँ की सत्ता अपराध और अपराधियों का पोषण नहीं करती है, गलतियों का पोषण हम नहीं करते हैं, बल्कि गलतियों का हम सजा देते हैं, कार्रवाई करते हैं। और हमने इसको प्रमाणित किया। सजा दे रही थी ना लाके घर पे, आप उन छोटे बच्चों को सजा दे रही थी घर ना लाकर। क्या बात आप करती हैं? और मैं आरपी सिंह से सवाल पूछती हूँ, जब 40 दिन बाद टो ली गई मजदूरों की, तो किस हिम्मत से कर्नाटक सरकार ने कहा ये अपने घर नहीं जाएंगे, हमारी फैक्ट्री बिहार के बारे में क्वेश्चन रेज करने से पहले बिहार की जानकारी रख लिया करिए। लोगों को अधिकार है अपने घर जाने का, वो भी डरे हुए हैं, वो भी बिना वेतन के, बिना रोजगार के, उनको अपने घर जाने का हक है। वो बंधुआ मजदूर हो गए भाजपा के लिए। क्या जवाब है इसका भाजपा के पास आज? और अंजुम जी, आपने अपने बच्चों को कोटा में छोड़ दिया था, डरते और सहमते बच्चों को। आप तो अपना मुंह बंद रखिए। सुप्रिया जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं, इससे पता चलेगा कि कैसे सोचता है कोई राज्य संघीय ढांचे में। आपने ये बताया कि 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका मैंने ये हवाला दिया था, आपने कहा कि वो जो है केंद्र जो है उस बारे में ज़्यादा ताकत होती है इस समय फैसले लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सोच क्या रखती? जैसे ये कहा गया था कि ये जो जोन्स आप डिसाइड कर रहे हैं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, एक राज्य बेहतर तरीके से बता सकता है कि जोन्स कैसे तय होने चाहिए। तो इस तरीके से अब उसको कंसीडर किया गया और राज्यों के ऊपर छोड़ा गया। तो इसमें शक्तियां तो होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें राज्यों के विवेक पर छोड़ी जाती हैं। लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ या फेल, इसमें क्या एक लाइन में आप जवाब दे सकती हैं कि लॉकडाउन फेल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है लेकिन और बेहतर हो सकता था? मेरा ये कहना है, लॉकडाउन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, और अगर ऑब्जेक्टिव इन्फेक्शन की चेन तोड़ना था तो वो नहीं हुआ है, उसके चलते कोलैटरल डैमेज हुआ है। और इसीलिए लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी कांग्रेस के राज्यों को ये लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाते जाना चाहिए। आरपी सिंह साहब, 15 सेकंड में कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं बड़ी ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता का भाषण सुन रहा था। उनको असल में यहाँ पे रामलीला मैदान में जाकर बात करनी चाहिए, टीवी डिबेट में लिए फिट नहीं है वो मेरे हिसाब से। असली बात ये है कि इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, इनको राजनीति करनी है, राजनीति के अलावा कुछ काम तो इन्हें खुद क्लैरिटी नहीं है और ये राजनीति करने के लिए आरोप लगा रही हैं। आरपी सिंह साहब, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। आप सभी अड़ीबाजों का हमारे साथ आज शिरकत करने के लिए बहुत धन्यवाद। कोरोना का वायरस भी सोच रहा होगा कि इंसान इतने सारे खांचों में बटे हुए हैं कि इनको टारगेट कर लेना बहुत आसान है, क्योंकि कोरोना ने तो अपनी नीतियां, अपने सिद्धांत एक जैसे रखे हुए हैं, किसी में कोई फर्क नहीं कर रहा है वो। लेकिन यहां आप देख रहे हैं क्या चल रहा है कोरोना की लड़ाई में। आज की अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।